दुनिया भर के बाजारों से भले ही आज फिर से हो सुस्ती के संकेत, लेकिन भारतीय बाजारों में दिखेगा जबरदस्त एक्शन और दमखम, क्योंकि आज है आरबीआई की तरफ से पॉलिसी का ऐलान और साथ ही वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन भी। तो भरपूर एक्शन वाले दिन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दोनों फैक्टर्स एक साथ आज बाजार के मूड माहौल पर असर डालेंगे। वैसे तो हम बढ़िया मूड में हैं, बिल्कुल अच्छी मूव आ रही है। कल भी देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट आया। लग नहीं रहा दीप की गुरुवार आ गया इस बार, लग नहीं रहा ना, अच्छा हफ्ता गया है, थकान नहीं है बिल्कुल, नहीं है, हाँ, बिल्कुल। और मूड माहौल बाजार का बड़ा चीयरफुल है, न सिर्फ हमारा, दुनिया भर का भी। बता दूं आज के ट्रिगर्स? बताइए सर। बिल्कुल। तो अमेरिका में सेंचुरी मारकर, सेंचुरी से याद आया, ट्रेविस हेड ने भी सेंचुरी मार दी। तो रन थोड़े ज्यादा बना दिए ना ऑस्ट्रेलिया ने। जो स्टार्ट हुई थी उसके बाद रिकवरी इनकी अच्छी रही है। टॉस जीतने के बाद सिर्फ 3 विकेट पहले दिन निकले तो थोड़े कम है, 325 रन थोड़ा सा और बनेगा। एक तो ये 2020 खेल के ऐसा हो गया, टेस्ट मैच भी 2020 की स्पीड से खेल रहे। पहले दिन 325 रन बनना, तो टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा मुझे डर भी लगा है पहले दिन कि बहुत ज़्यादा 500-600 ना कर डाले। आज सुबह देखते हैं, वहाँ की सुबह, हमारी दोपहर 3 बजे के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन चलिए, जब दो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम्स खेलेंगी तो कुछ अच्छा गेम तो होगा, मजा आएगा। पर तो चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे आज के डाउ की सेंचुरी। तो डाउ ने मारी सेंचुरी, लेकिन नैस्डैक और बाकी इंडेक्स थोड़े से कमज़ोर रहे और रसेल 2000 बहुत ही ज़बरदस्त। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे हम। और सुबह आज 10 बजे आने वाली है पॉलिसी, पौने 10 बजे से आपको पता ही है। पूरा दमदार पैनल हमारे साथ हो गई। फिर अच्छी खबर आपके लिए, इनफैक्ट एक नहीं 2 अच्छी खबर हमने भले ही ट्रिगर में एक डाली हो। एक तो ये कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम होने वाले हैं, क्योंकि अंडर रिकवरी अब तेल कंपनी की खत्म हो रही है, तो उनके लिए अब दाम घटाने की गुंजाइश बनती है। एक और अच्छी खबर और है दीप, जो पिछले 2 हफ्ते से मैं लगातार अपनी टीम को शाम को कह रहा था कि जोर से मुहिम चलाओ। ये एयरलाइंस कंपनियां लूटपाट मचा के रखे हुए हैं, क्योंकि गो एयर बंद होने के बाद से जो दिक्कतें आ रही थी, 7 से 28% किराए कम हुए। सरकार, हमने सरकार पे दबाव बनाया है, सरकार ने एयरलाइंस पे दबाव बनाया। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा काम ये हुआ है। और बाकी एक और जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर लगती हुई मोहर, $5 बिलियन से बड़ा एक करार किया है पनडुब्बियां बनाने के लिए मझगांव डॉक ने। क्या गजब का एक्शन इस स्टॉक में, इस पूरी स्पेस में। तो आज ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, दमदार हैं आपके लिए। बिल्कुल, कई दमदार ट्रिगर्स हैं। अच्छा एक्शन वाला दिन होना चाहिए। खबरों का भी रिएक्शन है, एंड ऑफ कोर्स पॉलिसी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है। एक बार, क्योंकि आज की सबसे बड़े खबर पॉलिसी है, तो उस पर आपसे व्यू लेना चाहूँगा। ज़्यादातर हमारे पोल भी बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी है कि गवर्नर साहब दरें पर तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। करेक्ट। बट और क्या हो सकता है, ये बताइए सर। देखो भाई, ऐसे गवर्नर साहब की भाव भाषा और भावनाओं पर नजर रखनी है, ठीक है। उनके हाव भाव कैसे हैं, यस, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उन भाषा को सुनकर उनकी भावनाएं क्या है वो हमें पता लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि न तो ब्याज दरें उन्हें घटानी है, बढ़ाने का तो सवाल है नहीं। करेक्ट सर। अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो है कि गवर्नर साहब जब आज सुबह पॉलिसी का ऐलान करने आएंगे, और पॉलिसी की जो 3 दिन की जो बैठक चल रही है एमपीसी की, उसमें जब वो पहुंचे होंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचे होंगे। अच्छा। हाँ, कि जो मैंने डिसीजन लिया पिछली बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का, वो सबसे सही। क्यों? क्योंकि पिछली पॉलिसी से लेकर इस पॉलिसी में लगभग $7-8 कच्चा तेल आपका घट चुका है। कमोडिटीज के दाम कंट्रोल में है। जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब ग्लोबल बाजारों की वजह से हमारा महंगाई बढ़ना, क्योंकि हमारे यहाँ की अपनी समस्याएं कम है महंगाई को लेकर, बाहर की समस्याएं ज्यादा है जो आपके हाथ में है नहीं, तो वो थोड़ा हल्का होता दिखा है। तो अगर 10% कच्चा तेल पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी में कम हो, और आम राय कच्चे तेल को लेकर बनी हुई कि अब ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो ये कंफर्ट गवर्नर साहब को देने की तैयारी में है, ठीक है। सो गवर्नर साहब के लिए इस वक्त क्या दो बड़े काम होते हैं। एक काम होता है महंगाई का, और दूसरा काम होता है ग्रोथ का। ग्रोथ को लेकर तो गवर्नर साहब को चिंता ही नहीं है, फर्स्ट क्लास, फ्लाइंग हाई एकदम। दुनिया में की बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज दौड़ लगाने वाले हम हैं। पिछली बार के जीडीपी डेटा देखिए, उम्मीद से बहुत बेहतर। सो ग्रोथ की तो चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी चिंता महंगाई की है, जिसके लिए उन्हें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी थी। महंगाई भी काबू में आने के संकेत आ रहे हैं, बेस इफेक्ट की वजह से भी, और जो कुछ ब्याज दरें पहले बढ़ाई थी उस वजह से भी। तो दोनों ही दिन दोनों ही चीज़ आपके लिए गवर्नर साहब की तरफ से बढ़िया होगी। और तीसरी चीज़ जो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड होती है, लिक्विडिटी। ओ भाई साहब, जितने चाहिए उतने पैसे,
कोई समस्या ही नहीं है लिक्विडिटी की। तो ये तो मतलब एकदम गोल्डन पीरियड है गवर्नर साहब के लिए। क्या पता गवर्नर साहब जोश में आके कट की बात करना शुरू कर दे। अरे वाह, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नो डाउट हम जानते हैं ऐसे जल्दबाजी में करते नहीं है, पोज करने के बाद में थोड़ा वक्त बिताते हैं, 2-3 पॉलिसी दिखा लेंगे, देखेंगे वो हड़बड़ी जल्दी क्या है। खाली पॉज कट करने के बजाय मैं कट करने का संकेत दे दूं, वो भी अपने आप में कट है, राइट, है ना। और बॉन्ड मार्केट उस पर रिएक्ट कर जाए। सो मेरा ये समझना है गवर्नर साहब को अगर आज कुछ खराब बोलना है, कुछ नेगेटिव बोलना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको, बहुत मेहनत। क्योंकि पिछली पॉलिसी में उन्होंने जो बढ़िया एक बेस बनाया, बेंचमार्क सेट किया, बस आज उनको आके ये कहना है कि मैंने जो पिछली पॉलिसी में काम किया था वो ठीक है और वैसा ही हो रहा है जैसे स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, सो मेरे हिसाब से पॉलिसी में खराब कुछ भी नहीं आना चाहिए। अच्छा ही बोलेंगे और बोलना भी चाहिए, उनके पास अच्छा बोलने के लिए डेटा है, राइट, ठीक है। और एक तो ये, अब समझो खराब बोलने का डिसीजन ले ही लें, क्या बोल सकते हैं खराब? क्या वो ये बोलेंगे कि अमेरिका रिसेशन में जा रहा है? अब तो हम रिसेशन की बात ही नहीं करते, कोई नहीं करता, भूल ही गए सर, भूल गए सब लोग, तो वो नहीं बोल सकते। क्या कुछ ग्लोबल झटका कोई ऐसा लग जाए जिससे वापस महंगाई बढ़ सकती है? वो तो सबको पता है। जो चीज नहीं पता है उसके बारे में तो आप बोल भी कैसे सकते हैं? सिर्फ एक ही चीज ये है खराब बोल सकते हैं, वो ये कि अभी हम ब्याज दरें काटने की जल्दी में नहीं है, हम आराम से काटेंगे, देखेंगे। वो अगर लंबा काटने वाला काटे ना काटे, ऐसा ना बोले कि बहुत लंबे समय बाद काटेंगे। गॉट इट, बस ये नहीं चाहिए। गॉट इट। और कोई समस्या नहीं है, भले आप मत काटो, हमको भी बताया आज नहीं काटोगे, हमको भी बताया 1-2 पॉलिसी और वेट कर सकते हो, कोई बात नहीं करो, लेकिन ये मतलब कि मैं बहुत लंबा देखूंगा। समझ गया। बस उतने, वो थोड़ा मूड खराब करेगा, वो हल्का सा मतलब। सो आई थिंक ऑल सेट, बढ़िया पॉलिसी है। देखो एक और चीज बताता हूँ जी, एक तो कच्चा तेल, दूसरा महंगाई का टारगेट पूरे साल भर का उन्होंने रखा है 5.2%। ठीक है, ठीक है। पहली तिमाही का ये वाला उसका रखा है 5.1%। अभी महंगाई का है 4.66। यस, आपके वित्त वर्ष 2024 के टारगेट से नीचे 4.7, राइट। सो आप नीचे चल रहे हैं ऑलरेडी। सो इस हिसाब से आपका अनुमान से तो महंगाई काबू में ही, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि महंगाई को लेकर कोई समस्या है। इन्फ्लेशन आपकी एक्सपेक्टेशन से 30-40 बेसिस पॉइंट नीचे चल रहा है, और उसमें और नीचे आने की संभावना है। सो आई थिंक एक बढ़िया पॉलिसी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद ये है, उम्मीद अच्छी पॉलिसी की है। ये एक कहीं पर वो बात चल रही थी कि शायद स्टांस में बदलाव आ सकता है, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पर हैं हम अभी भी, शायद न्यूट्रल हो जाए या कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस पर मार्केट का बहुत रिएक्शन होगा। जब तक सिस्टम में पैसा है, लिक्विडिटी है, डेटा आपके फेवर में, तो करो ना, करना तो पड़ेगा ही ना कभी न कभी। आप अकोमोडेट कब तक करते रहेंगे? हाँ, करेक्ट। जब भाई जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता जाएगा, डोज कम करोगे ना आप। हाँ, यस, है ना। भाई मुझे बताओ कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है? एक बीमार आदमी को दवाएं देते रहे वो ज्यादा जरूरी है, या एक बीमार आदमी ठीक हो जाए उसकी दवाएं खत्म करे, कम करे, और जिसको दवा लेने की जरूरत ना पड़े? करेक्ट। सो अगर उनका अकोमोडेशन वाला जो स्टैंड है उससे वो न्यूट्रल करते तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई समस्या है। करेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा दिख रहा है इसलिए करेंगे। लेट्स थिंक पॉजिटिव। ठीक है, डन, करने दो ना, करने दो। महंगाई नीचे आ रही है, आपका लिक्विडिटी पूरा है, ग्लोबली कमोडिटीज ढीले हैं, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सेंस बनता है तो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता। ठीक है, मैं उसको आरबीआई गवर्नर साहब का कॉन्फिडेंस मानता हूँ कि आप में दम है कि मैं स्टांस को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर रहा हूँ। इसको फायदा देने के लिए एक और खबर जो आज सुबह आई है कि वो अंडर रिकवरी खत्म हो चुकी है। हाँ, अब शायद प्राइस कट्स हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ऐसा है, महंगाई कम लाने के लिए तो इनके पास में एक बहुत बड़ा मतलब हथियार है। जिस दिन चाहे जो आप थोड़ा सा पेट्रोल डीजल पे ड्यूटी जो बढ़ा के रखी हुई है उसको कम कर दो, जो करनी चाहिए कायदे से घटते हुए दामों के साथ में नहीं करें, सो आपका आराम से काम हो जाएगा। महंगाई तो जिस दिन चाहे, और एक पेट्रोल डीजल के दाम काटते तो आपका पूरा जो इफेक्ट होता है सब पे, हर चीज पे महंगाई का कम होता है। तो इसलिए इंडिया की महंगाई में इतनी समस्या नहीं है, काफी हद तक कंट्रोल में। हमारी समस्या एक ही जगह आती थी कि जब है ना कच्चा तेल बढ़ जाए बस, क्योंकि रोज पैसे देने पड़ते हैं। जैसे रोज अपन जाके पेट्रोल डीजल भराते हैं, रोज जेब में से निकलते हैं पैसे, है ना, वैसे ही भारत सरकार का भी हाल यही है। रोज कच्चा तेल मंगो भाई, सोना चांदी
और गैजेट्स, 3 सबसे बड़े इंपोर्ट है हमारे। सबसे पहले कच्चा तेल, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं, लेना ही लेना पड़ेगा, जिंदगी चलेगी नहीं, करेक्ट। दूसरा फिर गोल्ड नहीं खरीदेंगे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तीसरे गैजेट्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, यहाँ के ले लो यार, वहाँ के मत लो, बाहर के मत लो, ठीक है, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो नहीं कंट्रोल कर सकते वो कच्चा तेल वाला ही मामला है। सो आई थिंक वी आर ओके। और फॉरेक्स रिजर्व वापस से आपका ऑल टाइम हाई पर पड़ा है। सो ऐसा आई डोंट थिंक कि पॉलिसी में कोई समस्या ना, मुझे नहीं लगता। ठीक है, बाजार की क्या अप्रोच होनी चाहिए? अच्छी देखो, पॉलिसी के पहले, पॉलिसी के बाद में हमेशा देखो गवर्नर साहब आएंगे तो कुछ तो बोलेंगे, और कुछ तो वो बोलेंगे जो कोई ऐसा तो है नहीं कि उनका भाषण हमने लिखा है, और कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा दिमाग उनका दिमाग सेम है। हमारे से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा समझ उनको है इकोनॉमी की, करेक्ट, देश की। तो जाहिर सी बात है वो जो बोलेंगे उस पर तो हमें रिएक्शन देना है। लेकिन मेरा ये समझना है कि लंबे समय से बैंक निफ्टी जो अटका पड़ा है रेंज से बाहर निकलने के लिए, उसके लिए अगर एक डायरेक्शन मिल जाए गवर्नर साहब से तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और वो डायरेक्शन मेरी उम्मीद है कि ऊपर की तरफ का मिलना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नर साहब अच्छी कमेंट्री देकर जाते हैं तो आपका ये बैंक निफ्टी न 43,800 के नीचे बंद होता है, न 44,500 के नीचे बंद होता है। इस 700 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने लंबा टाइम बिताया, दीप, लंबा मतलब अच्छा वाला लंबा टाइम बिताया। सो आई थिंक अब समय आ रहा है कि इस रेंज के बाहर निकलने की कोशिश बैंक निफ्टी करे। सो अगर थोड़ा सा अच्छा सिस्टम दिया, हाँ एक चीज़ और कहीं गलती से नेगेटिव बोल दे गवर्नर साहब, क्योंकि बीच में खबर एक ECL को लेके क्या कुछ गवर्नर साहब कहते हैं, वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। वो किसी ने सोचा नहीं कि गवर्नर साहब क्या बोल सकते हैं, कि क्या RBI वाकई में लागू करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की सोच शायद अलग है, बैंक्स कुछ अलग सोचें। तो ECL कितना जल्दी, क्योंकि आज सवाल तो आएंगे लोग, तो गवर्नर साहब जवाब देंगे भी। तो ECL को लेके एक मतलब है ना, कोई बाजार के लिए मेक और ब्रेक वाली चीज है ना, वो ECL होगी। ठीक है। हाँ, अगर ECL को लेके गवर्नर साहब कड़क बोलते हैं तो एक बार तो बैंकों की हालत खराब होनी है। और ECL को बोलते हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सबसे फीडबैक ले रहे हैं, अगर सब लोग तैयार होंगे तो हम कर देंगे, और नहीं तो जब भी करेंगे पूरा टाइम दिया जाएगा, कोई हड़बड़ी जल्दबाजी में नहीं। और हमारा बैंकिंग सिस्टम वैसे भी तैयार है, और 5 साल के लिए समय मिलेगा। ये सारी अच्छी चीज़ें बोल के अगर ECL के लिए बोलेंगे ना तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने मतलब एकदम डराने वाली बात कर दी, हिट आएगा। ये जोकर हो सकता है आज का। ECL नॉट ESL, ECL एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, मुझे बस वही चीज मुझे पता नहीं, मुझे नहीं मालूम गवर्नर साहब, क्योंकि मुझे उनके विचार अभी तक अच्छे से मालूम नहीं है। राइट सर, वैसे भी डिस्कशन पेपर फ्लोट हुआ था, बट हाँ, इस पे क्या उनके विचार एग्जैक्टली देखो, पेपर में तो शब्द होते हैं, भावनाएं कहाँ होती है, टोन कहाँ होती है, करेक्ट, तो बात करो तो इसलिए तो अगर खाली अखबार से काम चल जाता, रेडियो नहीं आता, रेडियो से काम चल जाता, टीवी नहीं आता, और टीवी से काम चल जाता तो भी आमने सामने लोग नहीं मिलते। करेक्ट हर एक मीडियम की अपनी इंपॉर्टेंस है, बस यही। सो बाकी ऑल इज वेल, प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी दोनों में ठीक वो है। तो आज की स्ट्रेटेजी मैं आपको दे दूं। पहली चीज तो एक FIs की दमदार खरीदारी अपने मार्केट में चल रही, तो तेजी उस हिसाब से बढ़िया, दमदार रिटर्न है सर, वाह बढ़िया मूव आई। मतलब फोमो जिसको कहते हैं ना, कि भाई FIs को लग रहा है कि हम मिस कर गए। अब पता नहीं, अभी तक तो FIs को लग रहा है खरीदे जा रहे हैं, कल परसों आगे किसको लगेगा वो जानना जरूरी है। हाँ, मैं एक्चुअली दीप कई मार्केट के लोगों से कहीं मुलाकात हो जाती, कोई कॉन्फ्रेंसेस में, फंक्शंस में, जैसे मॉर्गन की कॉन्फ्रेंस में आप गए। एक्चुअली इस पूरी रैली में मैक्सिमम लोग अंडर ओन्ड है। जो मार्केट के लोग सपोज जो 100 में से 80 रुपए लगाकर हमेशा रहते हैं, वो 20-30 रुपए पे बैठे हैं, 40 पे बैठे हैं, 50 पे बैठे हैं। तो मतलब कोई भी फुली इन्वेस्टेड अभी नहीं है उतना, न लोकल फंड्स फुली इन्वेस्टेड है, नहीं ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स फुली इन्वेस्टेड है, FIs तो है ही नहीं। तो कल के सेशन में भी सबसे बढ़िया जो चीज़ हुई थी, 1383 करोड़ की फिर से कैश में खरीदारी। आपको याद होगा दोपहर में हम यही बात कर रहे हैं कि आज की स्क्रीन ये बता रही कि दमदार खरीदारी के आंकड़े लोकल फंड्स और FIs दोनों के आएंगे। कल 1383 करोड़ का FIs ने खरीदा 3 दिन बेचने के बाद। 392 करोड़ लोकल ने भी खरीदा, क्योंकि वो स्क्रीन आपको चीख देखो भाई बड़े लोग खरीद रहे हैं, और वो आज आंकड़े में दिखा। न सिर्फ कैश में, फ्यूचर्स में आई है, 806 करोड़ की इंडेक्स में खरीदारी है, और 1900 करोड़ की स्टॉक्स में खरीदारी, और वो भी ओपन इंटरेस्ट घटा नहीं है, शॉर्ट कवरिंग नहीं है, फ्रेश खरीदारी। ये स्क्रीन की ताकत साफ दिख रही है कि फ्रेश खरीदारी हुई है और अच्छी शेयरों में है। सो आई थिंक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है। सो एक तो ये कि FIs की तरफ से दमदार खरीदारी है। दूसरा, कल हमको चाहिए था 18,665 के ऊपर की तैयारी,
ये 18,665 पार करके निकले तो निफ्टी ब्रेकआउट दे देगा। कल दे दिया 700 के ऊपर बंद हुआ। आज 665, मैं तो बोलता हूँ आप भले है ना 700 के अगर एक पॉइंट भी पॉजिटिव बंद हो जाए तो भी मेरे लिए ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। अच्छा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हालांकि तो 665 के ऊपर बंद होने पर भी होगा, आपके पास 50 पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो ये आपके लिए आज ब्रेकआउट कंफर्मेशन मुझे चाहिए निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी रेंज से बाहर निकलने की कर सकता है तैयारी। बैंक निफ्टी, हाँ, अगर बैंक निफ्टी को देखो दीप, अगर 44,500 के पार निकल के नई रेंज में जाना है, आज से बढ़िया दिन मिलेगा नहीं। क्यों? एक, पिछले 2-4 दिनों से बैंक निफ्टी में लोगों का इंटरेस्ट हो गया कम, 2 दिन से तो पक्का ही कम है। दूसरा, 44,500 ऊपर पार नहीं होता, नीचे 43,800 के नीचे जाता नहीं है, ठीक है। सो अगर आज और 44,500 के लेवल से आप ज़्यादा दूर नहीं है, 250 पॉइंट दूर है, दे दो ना एक ब्रेकआउट। अगर एक ब्रेकआउट आ गया तो बैंक निफ्टी के लिए आज मेक और ब्रेक वाला दिन हो, और 44,550 के ऊपर बंद होने पर नई तेजी, फ्रेश खरीदारी होगी। बस बाकी तो ठीक है, अहम सपोर्ट लेवल पर आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मुनाफा वसूली, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलेंगे ऊपर तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो रिस्क मैनेजमेंट वाला काम है उसके लिए 2 लेवल थोड़े से बदल के आए, मैं आपके सामने रख दूँ। अब जो बार बार लगातार हम कह रहे थे कि 18,275 के नीचे जब तक निफ्टी बंद हो तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये रेंज जैसा कल मैंने आपसे वादा किया था 200 पॉइंट ऊपर हो गई, 18,475। अब जब तक आप 18,475 के ऊपर बंद हो रहे हैं, वैसे 464 आता है ये लेवल एग्जैक्टली, 475 या 450 जो मानना चाहे, 450 कर दो चलो सेफर साइड पे, ताकि क्या 5-15 पॉइंट में क्यों किसी को दिमाग लगाने का। 450, 18,450 के नीचे जब तक निफ्टी बंद ना हो और 43,650 के नीचे बैंक निफ्टी बंद ना हो तब तक चिंता की आपके लिए कोई बात नहीं। गॉट इट, ठीक है। वैसे एक ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन आ गया, आज की भी अच्छी क्लोजिंग हो जाए तो वो कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए अच्छी कमेंट्री के साथ दिन की शुरुआत आज का जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा दीप। ओके, क्यों होगा उसका समझिए। किस दिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन आ रहा है आपको, एक तो किस दिन आप ब्रेकआउट देते हैं। आप ब्रेकआउट एक बड़ी इवेंट के पहले देते हैं, जो कि आपकी पॉलिसी भी है, करेक्ट, जो कि आपकी वीकली एक्सपायरी भी है। वीकली एक्सपायरी चलो बड़ी मत मानो, हर हफ्ते आती है, हफ्ते में हर रोज भी आएगी सो इसलिए, लेकिन पॉलिसी तो है ना, है तो पॉलिसी के पहले आपने ब्रेकआउट, और पॉलिसी के दिन जब ये 2 बड़ी चीजें हैं और उस दिन आप ब्रेकआउट कंफर्मेशन देते हो तो मजा अलग है उसका। करेक्ट, गॉट इट। तो ये है, सो आज कंफर्मेशन ये आपके लिए आज की कमेंट्री पूरी, ठीक है। बड़े आगे संकेत कल ज्यादातर न्यूट्रल थे, बिल्कुल परसों न्यूट्रल, कल तो पॉजिटिव है। ग्लोबल न्यूट्रल, एफआईज पॉजिटिव, घरेलू फंड्स न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी रख सकता था, लेकिन एक दिन उन्होंने 400-500 करोड़ का बेचा तो भी मैंने न्यूट्रल रखा था। तो जब बेचने में मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ तो लेने में भी इतनी रियायत नहीं दूंगा, चलो आपने थोड़ा ले लिया तो पॉजिटिव कर दूँ। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से सावधानी वाले निफ्टी में है, सेंटीमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है। तो एफएनओ के डेटा मुझे आपको थोड़े बताने, वो मैं बताऊंगा आपको। 18,625, 18,660 ये पहला सपोर्ट जोन है, अगर इस रेंज में आता तो यहीं से खरीदारी की कर सकते हैं आप शुरुआत। इसके ठीक नीचे 18,535, 18,600 बेहद मजबूत खरीदारी की जगह। अगर पॉलिसी के बाद यहाँ पहुंचे तो आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 18,750, 785 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज पार करके निकले दीप तो 18,810 से 18,885 लाइफ हाई तक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और एक बार की उस रेंज में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,025, 44,125 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से इसके नीचे जाएंगे नहीं। पॉलिसी में गवर्नर साहब कुछ बहुत ही खराब कर दे, कह दे, जो करेंगे नहीं तो ही ये नीचे की लेवल बनेगी, और तब बनेगी आपकी 43,675, 43,825 ब्लाइंड बाय जोन है। गवर्नर साहब कितना भी खराब बोले, यहाँ तो लेना ही है, यहाँ तो लेना ही है, ठीक है, यहाँ तो लेना ही है। जो खराब बोलना है बोल दे, जो उनकी मर्जी बोले, ठीक है, यहाँ तो लेना ही है। ऊपर में लेना मतलब स्टॉप लॉस के साथ, मतलब कभी गवर्नर साहब पूरे ही बोल दे ईसीएल को लेके कुछ ज़्यादा खराब बोल दे तो फिर हाँ स्टॉप लॉस जरूर रखना, मतलब लेने ही मतलब इसका मतलब नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं रखना, जरूरत नहीं पड़े वो अलग बात है। 44,425, 44,500 ये पहली रुकावट की रेंज है। 44,500 के पार निकल के ठीक है तो अंदाज से ऊपर का जो लेवल दे रहा हूँ, अंदाज से 44,675, 44,750 के आसपास जाकर कहीं रुकेंगे, क्योंकि अगला जो थोड़ा पोजीशन वायदा कारोबार में बनी है वो 44,700 के कॉल्स पर बनी है, ये आपके लिए ऊपर की। ठीक है सर, डेटा समझाएं। कल की बड़ी रिकवरी के बाद हमने देखा है तो एफआईएस की पोजीशन वैसे उतनी ज्यादा ऊपर नहीं गई है, 46 से 50% तो बनता है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, इतनी खरीदारी हो रही है तो इतना तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा है ना। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ये मैं आपको एफएनओ डेटा समझाना चाहता था, 1.38 थोड़ा हायर साइड पर है।
सो कल निफ्टी में पोजीशन काफ़ी बनी है। सो अगर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ हल्का होने की संभावनाएं बनेगी। तो थोड़ी अपने एक ही काम करना है, ज़्यादा गैप से खुले नहीं लेना, बस ऊपर अपने लेवल से खरीदेंगे, गॉट इट। बस उतना ही, बाकी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि भर भर के शॉर्ट कर दो कि सब कुछ बेचोगे, वैसा नहीं है। पॉलिसी हायर पुट कॉल रेशियो ऊपर में नहीं लेना, बस इतना ही। लेकिन वही बैंक निफ्टी का पुट माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी से ज़्यादा इसमें वो हुआ नहीं। हालांकि बैंक निफ्टी में एंड में हमने थोड़ी रिकवरी देखी थी, बट जैसा आप कह रहे हैं इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में उतना नहीं है जितना निफ्टी में, और ये क्लियरली दिख रहा है कल के डेटा में। एब्सोल्युटली। सो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, क्या करना है मौजूदा पोजीशन? स्टॉप लॉसेस ऊपर खींच दिया है इंट्राडे के लिए 18,575, हाँ क्लोजिंग 475। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 43,950, क्लोजिंग 43,800 या 43,675, जो आपको ठीक लगे। मैंने जानबूझ के छोटा रखा है पॉलिसी की वजह से, वैसे 43,675 होता है, थोड़ा दूर है। ठीक है, ठीक है। शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस कल आपका 18,665 वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इंट्राडे क्लोजिंग दोनों हो गया, कल दिया था। यस, आज 18,825 इंट्राडे क्लोजिंग। ठीक है। जिनको छोटा रखना है 18,750 रखें, बड़ा रखना है 18,825, आपकी इच्छा पे जो आपको ठीक लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 825 ज़्यादा बेहतर है। गॉट इट। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस वही है जो ट्रिगर नहीं हो रहा पिछले 7 दिन से, 44,550। ठीक आज भी यही रखेंगे, ट्रिगर हो जाए फिर बोलूँगा। अगर आज पॉलिसी के दिन ब्रेकआउट दे तो भाई साहब प्लीज़ फिर तो ऑब्वियसली शॉर्ट मत रहना, शॉर्ट मत। कल भी वैसे आपने बोला था वो लेवल के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है, आज तो बहुत ही क्लियर हुआ। बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में कल बोला था 865 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना, आप देख लीजिए कल ही ब्रेकआउट आ गया। इसलिए बैंक निफ्टी में आज मेरी नज़र बैंक निफ्टी पे है कि क्या होता है, लेट्स सी। ठीक, नई पोजीशन लेना है, लेना है। 18,600 665 की रेंज में या टुकड़ों में लीजिए, 665 640 600 2-3 टुकड़ों में धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए। 525 का स्टॉप लॉस है, टारगेट बनेंगे 700 725 दो छोटे टारगेट, 750 785 दो मीडियम टारगेट, 810 और 885 के लाइफ हाई तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। पार करने का लेवल नहीं दिया भैया, 887 का हाई है, उससे 2 पॉइंट नीचे तक का। ठीक है, ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचिए, 18,800 875 की रेंज में आप चांस लीजिए बेचने का, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं हम। और 925 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप 760 735 दो छोटे टारगेट, 700 665 दो मीडियम टारगेट, 640 600 और 575 तक के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली भी आप कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है जो मेरी फेवरेट स्पेस है, जहाँ आना नहीं चाहिए, आए तो ले लेना। 43,825 44,025 कल भी यही दिया था, इस रेंज में खरीदना है। 43,675 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे आपके 44,075 125 दो छोटे टारगेट, 175 225 दो मीडियम टारगेट, 275 350 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। लेकिन अगर इस रेंज में ना आए और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं जिन्हें इसका इंतजार किए बगैर खरीदना है, तो उनके लिए स्टॉप लॉस है 44,000 से थोड़ा सा नीचे 43,950 का। टारगेट जो बनेंगे दीप बड़े इंटरेस्टिंग टारगेट है, लास्ट के 2 टारगेट पर गौर फरमाइएगा। 3 पे 44 325 425 दो छोटे टारगेट हैं, 475 5 तक का, ये 3 टारगेट तो विजिबल है अब तक के। अब 3 नए टारगेट दिए, इनकेस 500 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिक ही जाता है आज के लिए, तो 44 550 675 और 750 तक के टारगेट आते दिख रहे हैं। अगर ये आएंगे तो पहली बार आएंगे इतिहास में, करेक्ट, नया हाई बनेगा अगर टिक जाता है। इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये राय है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ और जिन लोगों को बेचना है, जो बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी स्ट्रेटजी है जी। हाँ, कई बार आप ये कह सकते हैं, एक तरफ तो आप 44,750 का टारगेट दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो 44,500 के आसपास बेचना चाहिए। तो ये देखो अलग अलग तरह के ट्रेडर के लिए अलग है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, जिसको जो चाहिए आपको क्या चाहिए उस हिसाब से ट्रेड करो। जिनको अगर एक बार शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के लिए बेस्ट जगह है 44,425 से 44,500। और मैं कहूँगा कि एक बार चांस ले लीजिए, अनलेस की पॉलिसी बहुत ही अच्छी आ जाए और ब्रेकआउट होने की अच्छी पॉलिसी भी हो तब तो ठीक है, नहीं तो इस लेवल पे जरूर बेचिए एक बार, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट और छोटा है 550 का। छोटे स्टॉप लॉस पे आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और छोटा स्टॉप लॉस एक ही बार ट्रिगर होता है, जिस दिन हो जाएगा भले आज हो। तो ये 44,550 का स्टॉप लॉस रख के करेंगे तो ही शॉर्ट करना, अदरवाइज नहीं करना। टारगेट 44,350 और 275 दो छोटे टारगेट है, 225 175 दो मीडियम टारगेट, 44,125 44,075 और 44,025 तक के फाइनल टारगेट के लिए थैंक यू करना है बैंक निफ्टी को। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये तो रहे आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। आज के एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका है। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, इंडिया बुल्स, इंडिया सीमेंट्स और मणप्पुरम, ये तीनों स्टॉक्स अभी भी बैन में है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है।
वायदा कारोबार का कोई डेटा इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए सर जहाँ पर रखनी वायदा कारोबार है ना दीप, देखो 18,700 में एक और ब्रेक लेवल है। 18,700 के नीचे आए तो ही आप सोचे कि आप कमजोर हैं, नहीं तब तक तो कमजोर नहीं है। 1.25 करोड़ शेयर का ओपन भाई साहब, मैं एक वो आप कह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है ये दिन ज़्यादा दूर नहीं जब वीकली एक्सपायरी के दिन आप 5-5 करोड़ शेयरों का ऑप्शन में एक स्ट्राइक पर, क्या मतलब खेलो इंडिया का। अच्छा एक चीज़ बताऊँ दीप, 2 मिनट लूंगा आज एक्स्ट्रा, लेकिन ये चीज़ बताएं, एक बढ़िया काम हुआ इस बार जब ये ऑप्शन में इतने ट्रेडर्स घुस गए ना, और इस बार फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ लोग है ना स्टॉक्स को लेकर, मार्केट को लेकर कंप्लेन करना बंद कर दिया। क्योंकि पहले क्या होता था, स्टॉक ले लिया 10-20-25% गिर गया, या स्टॉक कोई ख़राब क्वालिटी का ले लिया, फिर वो मार्केट को भला बुरा कहेंगे, ऑपरेटर का मार्केट है, ये है ख़राब है, ऐसी एडवाइस वैसी एडवाइस। अब क्या हो गया, जिनको क्विक पैसा बनाना है, जिनकी आदत सट्टा करने की है, वो सब घुस गए ऑप्शंस में। ऑप्शन में आप ट्रेड करोगे, आप किसको दोष दोगे? कौन से शेयर को दोष दोगे? निफ्टी को दोगे? उसका तो कुछ, हाँ। सेंसेक्स को, बैंक निफ्टी किसको दोगे? ऑप्शन का ट्रेड तो ट्रेडिंग है, आपको हेजिंग तो करनी रहे हो पोर्टफोलियो की, अपनी मर्जी से ट्रेड करो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, डिसीजन सही गलत भले किसी को भी सुन के करे, लेकिन एक तरफ आपके पास स्टॉक्स है, इन्वेस्टमेंट है, खरीदो DLF, खरीदो टाटा मोटर्स, खरीदो बढ़िया स्टॉक 50 है, वो नहीं करना है, लेकिन मैं फास्ट पैसा बनाना है, अच्छी बात है, सबकी इच्छा होती है फास्ट पैसा बनाने की, गलत नहीं, लेकिन कम से कम ये अच्छा हो गया ऑप्शन में जो इतनी लिक्विडिटी आई है, उससे ना मार्केट पे स्टॉक्स पे जो लोगों की पहले वो टेंडेंसी थी कि मेरी गलती के लिए दूसरा कौन जिम्मेदार, एग्जैक्टली, वो कम हो गया। ये मैं जब सोशल सर्कल में जाता हूँ बड़ी नोटिस करता हूँ ये सारी चीजें। एक्चुअली बात सही है, वो कॉन्वर्सेशन ही बदल गई, कॉन्वर्सेशन बदल गया। करेक्ट, हाँ, सब कह रहा है यार बहुत होली हो रहा, सट्टा बहुत हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि नहीं करना चाहिए, करना सबको है, करना सबको। प्रॉब्लम क्या है, मार्केट है ही बाय नेचर स्पेकुलेटिव, होगा ही होगा, स्पेकुलेशन आएगा ही, आप रोक नहीं सकते, किसी न किसी तरीके से आएगा। तो वो अब पूरा ऑप्शन में घुस गया, लेकिन कम से कम इस वजह से ये अच्छा हो गया, जिन लोगों को खाली ऐसे ही खेलना ही है वो अब स्टॉक लेते नहीं है, वो ऑप्शन में जाके रोज है ना, रोज का रोज या हर गुरुवार को अपना बैलेंस शीट जितनी साफ करनी है, जितना आना जाना है, और किसी को दोष नहीं देता। थैंक यू। अमाउंट भी कम लगता है, टेंशन कम ज़्यादा तो धीरे धीरे ऐसा वो रोज निकलता रहता है ऐसा। सो ये बड़ा चेंज है। सो नहीं तो पहले क्या होता था, पहले जो क्विक मनी वाली इच्छा होती थी ना, वो क्विक मनी की इच्छा, आपका जल्दी पैसा कमाने की इच्छा कहाँ पूरी होती थी पहले, कचरा स्टॉक में। क्योंकि पेनी स्टॉक की 10 का 20 हो सकता है। करेक्ट। वो पेनी स्टॉक्स में अब पैसा लगाने की इच्छा हो गई उनकी खत्म, क्योंकि उनको लगता है ऑप्शन में जल्दी से 2,000 रुपये का ऑप्शन खरीदो, 4,000 हो जाएगा, करेक्ट, 6,000 हो जाएगा, एक का 10 हो जाता। कई बार मेरा मटका लग गया, आज मैं बड़ा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदा और एकदम से भाग गया या घट गया, तो मेरे एक का 10 होने के चांस है, बड़े मुंह आती है। तो इसलिए सब उधर पहुंच गए, तो स्टॉक्स बच गए। तो मार्केट को जितनी पहले भला बुरा कहा जाता, ये एक ऐसा ही एक बदलाव पहले बहुत पहले हुआ था। क्या? जब ये कमोडिटी एक्सचेंज शुरू हुए, उससे पहले लोग मार्केट में बहुत स्पेकुलेट करते थे। अब जब सोना चांदी ट्रेड होने लगे, सोना चांदी में तो हर आदमी हिंदुस्तान में एक्सपर्ट है, उसमें किसकी एडवाइस चाहिए? हमने देखा सोना ऐसा होता है, इन्फोसिस का शेयर थोड़ी देखा कैसा होता है। एग्जैक्टली। तो सोना चांदी में ट्रेड कर करके और उनको लगता है कि हम ही। अच्छा, दूसरी बात बताऊँ, मैं खुद कितने लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने सालों से मेहनत कर करके ज्वेलरी की शॉप बनाई है, इस्टेब्लिश की है, बड़ी मुश्किल से सुबह शाम दिन रात पैसा बनाते थे। और वो ज़माना था जब हम मुंबई में आए, आगे दुकान होती, पीछे छोटी सी जगह में फैमिली पूरी रहती थी। उनके बच्चे, अब उनको न तो शॉप पे बैठना है, न इतनी मेहनत करनी है, न कस्टमर को इतना पेशेंस से आप बेचो करो। उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया गोल्ड में। बोले ऐसा लगता है हमारे पिताजी तो फालतू में इतनी मेहनत करते हैं, या तो MCX पे या NCDX पे ट्रेड करके आप कमा लो। उन्होंने बहुत पैसा तोड़ा है, वो भी स्टॉक मार्केट में करने के बजाय उधर। तो स्टॉक मार्केट वालों के लिए थोड़ा टाइम ठीक चल रहा है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। गाली कम मिलती है, ट्रोलिंग कम होगी। ठीक है, लेकिन ये नुकसान करते हैं, वो तकलीफ की बात है। क्यों? लेकिन उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। किसी को ट्रेड करना है, स्पेकुलेट करना है, सट्टा करना है, खेलना है, वो कहीं कहीं जाके करेगा। अब वो कहाँ करेगा? जो सबसे इजीली अवेलेबल है उस पे सेवा करेगा, और वो आजकल ऑप्शन है। और इसीलिए हम हर रोज आपको वो चेतावनी चलाते हैं सेबी की तरफ कि 10 में से 9 लोग पैसा नहीं बनाते हैं भाइयों। ये बताने के पीछे एकेडमिक पर्पज से नहीं है। अब वही वाली बात है, हर सिगरेट के पैकेट में भी तो लिखा होता है, फिर भी सिगरेट की नुपुर हर बार बताती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ वैधानिक चेतावनी के बावजूद ऑप्शंस में। चलिए, चलो सॉरी, भावना में रह गया था। लेवल्स की आप बात कर रहे थे। लेवल 18,700 में एक और ब्रेक लेवल है। 18,700 के नीचे से ही आपको हल्की फुल्की कमजोरी फील करनी है।
18,600 पे दमदार 1,60,00,000 शेयरों का पुट में ओपन इंटरेस्ट है। एक ही दिक्कत है दीप, थोड़ी सी निफ्टी में पुट राइटिंग थोड़ी जरूरत से ज़्यादा हुई है, थोड़ी से ओवरबोट है हम निफ्टी पर, इसलिए मैं आज गैप से ज़्यादा खुलने पर ऊपर में खरीदना नहीं चाहता। ऊपर में 18,800 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। बैंक निफ्टी बैलेंस्ड है, 44,000 सपोर्ट, 44,500 रुकावट, और बीच में जो लेवल है मेक और ब्रेक वो 44,200 से 44,300 की रेंज का, जहाँ पर आप जाकर बंद हुए। सो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेंगे गवर्नर साहब करेंगे। ओके चलिए, आज गवर्नर साहब का भी रोल रहेगा, वीकली एक्सपायरी भी रहेगी। स्टॉक्स एक्शन भरपूर है। अंजी, आज भी आपके लिए कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके आए। बिगुल, स्टॉक ऑफ द डे। यस सर। दीप, एक स्पेस ऐसी है जिसपे दोनों तरफ सही पड़ने की मुझे बड़ी खुशी होती है। Okay. और वो है न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियां। आईपीओ के वक्त हमने इनकी जमकर धुलाई की थी कि भूल के पैसा लगाना मत, आधा पौना हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा पता नहीं, मतलब 50% 75% उड़ जाएगा। और दूसरी बात, जब इन पर बुलिश होने का समय आया, पॉजिटिव होने का समय आया, तो सबसे पहले हमने उसकी शुरुआत की। और अब भी आज मैं आपको फिर कह रहा हूँ, न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी पर हम बहुत बुलिश हैं, और हर गिरावट में खरीदना है। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे है पेटीएम। पेटीएम, जोमैटो नहीं? वैसे मजाक कर रहा हूं। पेटीएम 710 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 740, 747, 755 तीन टारगेट के लिए। दो तीन चीज़ें, एक तो पेटीएम में जबरदस्त ग्रोथ मोमेंटम दिखा है, 22% के आसपास की ग्रोथ इनके ट्रांजैक्शंस में आ रही है जी। आपने मंथली नंबर्स भी देखे हैं। इसके अलावा 8,300 करोड़ के आसपास का कैश लेके बैठे हैं बैलेंस शीट में, मजबूत कैश फ्लो है, करीबन मार्केट कैप का 17% जी। बोफा बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 885 का टारगेट दिया है। और जिस दिन इन्होंने बायबैक ऐलान किया था 525 रुपये के आसपास, तब हमने कहा था कि 434 रुपये का, आज भी मुझे याद है इसका लेवल, 52 हफ्तों का लो 434 रुपये। मैंने कहा अब ये वापस देखने को नहीं मिलेगा, और ये धीरे धीरे 800 से 1000 की तरफ बढ़ेगा, तो 800 के तो बहुत करीब पहुंच रहा है। सो अल्टीमेटली ये 4 डिजिट में पहुंचेगा, जोमेटो 3 डिजिट में पहुंचेगा, पीबी फिनटेक थोड़ा सा वो हो सकता है ढीला, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा भाग चुका है। बट ये सारे स्टॉक जो है ना, अब ये खरीदारी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं अल्टीमेटली। और पिछले 2 दिनों में जो 2 बड़े इंटरव्यू मैंने किए, रामदेव सर के और रिदम सर के, उससे मुझे ये समझ में आया कि अब इन कंपनियों में अलग तरह के इन्वेस्टर्स का अलग नज़रिए से इंटरेस्ट है। सो इन्हें अब अगर आपके पास पड़े हैं पुराने, हड़बड़ी में जल्दबाजी में बेचना, मेरा भाव आया निकलूँ ना, अब इनको पकड़ के रखो। जितना आपने नुकसान में पकड़ के रखा, उतना प्रॉफिट में भी पकड़ के रखो। गॉट इट। टाइम वाइज इसको पकड़ के रखो, प्राइस वाइज नहीं, टाइम वाइज। कि अगर मैंने नुकसान देख के 1.5 साल तक नहीं बेचा, 1 साल नहीं बेचा, 2 साल नहीं बेचा, तो प्रॉफिट देख के 1, 1.5, 2 साल तो रुको, तो तब पैसा बनेगा। पैसे ऐसे नहीं बनता है अदरवाइज, है ना। खाली टॉप में लें, साल 2 साल इंतजार करें, वापस भाव आए निकलिए, पैसे बनते हैं ऐसे, कैसे बनेंगे? करेक्ट। और जब अब चीज़ें बदल रही है, पकड़ के रखो। एक ये दूसरा स्टॉक है जहां बिना लेवल्स के मैं आपको स्टॉक ऑफ द डे में बोलना चाहता हूं, वो है टाटा कम्युनिकेशन। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और मैंने पहले भी स्पेशल 25 में भी बोला है, हमेशा ये मैं बोलता हूं कि जो मैं सोचता हूं वैसा अगर टाटा कम्युनिकेशन करना शुरू कर दे तो ये मल्टी बैगर हो सकता है स्टॉक। मतलब कोई 3,000, 4,000, 5,000 क्या भाव हो सकता है मुझे नहीं पता जी। और ये इवेंचुअली निफ्टी का स्टॉक बनेगा अगर जैसा मैं सोचता हूँ वो वैसी परफॉर्मेंस आए। और उसके पहले संकेत कल आए दीप, कल उन्होंने बहुत ही मजबूत गाइडेंस दिया। कल इन्वेस्टर डे था इनका, और इनका जो डेटा रेवेन्यू है उस डेटा रेवेन्यू की ग्रोथ इनकी अगले 4 सालों में डबल होने की उम्मीद है। डबल 4 सालों में डेटा रेवेन्यू। और बेसिकली टाटा कम्युनिकेशन आपका डेटा बिजनेस पे चलता है, तो 14,000 करोड़ से वो 28,000 करोड़ डेटा बिजनेस का रेवेन्यू करने की, ओवरऑल रेवेन्यू में डेटा रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। सो बड़ी मजबूत, और इसके दम पर मैं आज इसको स्टॉक ऑफ डे में दे सकता था, लेकिन 3% ऑलरेडी बराबर पिछले हफ्ते 10 दिन से ये 1200, 1250 से 1250, 1400 आ गया है। सो इसलिए आज गैप से फिर खुल जाए तो फिर खरीदने का मन कम है। बट ये स्टॉक अगर आपने लेके रखा है, मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनको तो बेचने का सोचना ही नहीं है, और आप इसमें SIP करो।
ओके सिंपल 5% के फॉल पे मुझे टाटा कम्युनिकेशन में एसआईपी करनी। इस तरह से अच्छी क्वालिटी के 4 स्टॉक आप ढूंढ लो और आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करनी तो उन 4-5 स्टॉक में करो। फॉर एग्जांपल आपको डीएलएफ अच्छा लगता है, आईटीसी में हम ये बोलते थे कि एसआईपी करते रहो, डीएलएफ अच्छा लगता है, हर 5% के फॉल पे मैं थोड़ा थोड़ा ले लूंगा, बात खत्म। तो आपको डर भी नहीं लगेगा गिरावट अगर अच्छा मेरे को तो लेना ही था, 5% गिरा तब लेता हूँ, नहीं गिरा तो जो मेरे पास पड़ा है वो बढ़ रहा है। तो ये तरीके से आप करेंगे तो बढ़िया पैसा बन सकता है। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी एनालिसिस की तरफ से 2 स्टॉक्स जहां पर खास फोकस करना है। टाटा कम्युनिकेशंस लेकर बैठ जाइए, टेंशन मत लीजिए, और पेटीएम आज का स्टॉक ऑफ द डे भी आपके लिए, इस पर भी रखें नजर। आइए फिर और स्टॉक्स कौन से हैं फोकस में ये भी जान लेते हैं। हमारी टीम भी है तैयार, अरमान, नुपुर, आशीष। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो आईक्यू लाइटिंग, जिनका आईपीओ आज बंद होता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड में चेंज है। सुज़लोन एनर्जी जो 20% से अब 10% पे आता हुआ दिखेगा, और एक्स डेट है एनआईटी में, जहां पर डीमर्जर है एनआईटी और एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स में, और इसी के चलते आप देखिए T22 सेगमेंट में भी आएगा, और बीएससी स्मॉल कैप और बीएससी मिड कैप स्मॉल कैप के इंडाइसेस में वहां से जो है निकलता भी दिखेगा। आईपीओ अपडेट्स में अगर आप बात करें, जो दूसरा दिन था वहां तक बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। ओवरऑल लगभग 6.8 टाइम्स, लगभग 7 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 1.4 टाइम्स है, एनआईएस लगभग 16 गुना जो है बढ़ते हुए दिखे, और रिटेल का हिस्सा भी लगभग 6 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से ओएमसीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज, यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर ये आती हुई दिखी है कि पेट्रोल डीजल पर जो विंडफॉल गेन टैक्स है दोबारा लगने की उम्मीद कम है। ओएमसीज के पास जो दाम घटाने का पर्याप्त रूम है, और अगर आप देखें जो रिकवरी है, अंडर रिकवरी, वो खत्म होती हुई दिखी है। मजगांव डॉग, ये जो हमारी जी बिजनेस की खबर है, उस पर मोहर लगती हुई दिखी है। उन्होंने, अगर आप देखें कि जो कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, उनके साथ जो है इन्होंने एमओयू किया है, और लगभग अगर आप देखें, अगर दोनों कंपनियों मिलकर जो है भारत में ये सबमरीन बनाएगी, और इसका जो अमाउंट बताया जा रहा है वो लगभग अगर आप देखें 43,000 करोड़ का जो है ये इनको ऑर्डर जो है मिलता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें, एंड ऑफ कोर्स मजगांव डॉग हमारी खबर पर मुहर भी लगी हुई है। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आप कौन सी खबरें लेकर आए? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा एलेक्सी, जहां पे कंपनी को इसरो से गगनयान मिशन के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कंपनी इसरो को क्रू मॉड्यूल, रिकवरी मॉड्यूल सप्लाई करने वाली है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा एलेक्सी के लिए। जाइडस लाइफ साइंस एंड एडस्ट्रिका टैबलेट के जेनेरिक को यूएस एफडीए से अंतिम मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। 500 करोड़ का इसका मार्केट है। हाइपरटेंशन इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है जाइडस लाइफ साइंसेज के लिए। टीटागढ़ वैगन 10 जून को बोर्ड की बैठक है। प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी, राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड विचार करने वाला है। लेमन ट्री कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 60 रूम होटल के लिए करार किया है, तो पॉजिटिव न्यूज़ लेमन ट्री के लिए भी आती हुई दिख रही है। एक नया करार यहाँ पे सामने आया है। अदानी एंटरप्राइजेस, जहाँ पे कंपनी के प्रवक्ता का बयान आते दिख रहा है। दुनिया भर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बढ़त को देखते हुए अधिग्रहण के मामले को धीमी करने वाली है कंपनी का फोकस पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर रहेगा, तो अदानी एंटरप्राइजेस पे भी आज आपको रखनी है नज़र। बल्क डील में स्नोमैन लॉजिस्टिक, जहाँ पे प्रमोटर ने करीबन 11 लाख शेयर्स खरीदे 40 के भाव पे। डीलिंग, जहाँ पे आशीष कचोलिया साहब ने करीबन 1.94 लाख जो शेयर्स है वो बेचे हैं, 0.5% से अपनी हिस्सेदारी घटाई है 228 के भाव पे। ईके एनर्जी, नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर फंड ने करीबन 2 लाख शेयर्स बेचे 492 के भाव पे। और लास्ट में मंगलम सीमेंट, जहाँ पे प्रमोटर ग्रुप ने करीबन 3.5 लाख शेयर्स 328 के भाव पर खरीदे। ओके, तो कुछ बड़ी डील्स भी हुई हैं कल के एक्शन में, ऑफ कोर्स बढ़िया फंड एक्शन तो हमने कल आते हुए देखा भी था। आइए अब जानते हैं आज की ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। एफआईआर, मॉर्निंग आशीष, करिए शुरुआत आज की टॉप रिपोर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए टाटा मोटर्स, यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सबके सब पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। ज़्यादातर अगर आप देखें 624 का टारगेट दिया सीलेसन ने खरीदारी के राय के साथ। कमेंट्री के लिहाज से देखें तो ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे हैं कि नेट जीरो डेट करने का टारगेट है FY25 तक, और साथ में अगर आप देखें तो सीवी बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ और एबिटा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यूबीएस लंबे समय से बेरिश है, अभी भी बिकवाली की राय दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस में सबसे कम लक्ष्य दिया 450 रुपये का। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने 617 का टारगेट दिया, नोमुरा 610 का टारगेट दे रहे हैं, और गोल्डमैन सैक्स ने भी 600 का टारगेट दिया है। 568 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा मारुति यहाँ पर भी नजर रखनी है आपको। रिपोर्ट्स आई हैं जिमनी के लॉन्च के बाद। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 11,164 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 9,660 रुपये के करीब का लक्ष्य दिया है, 9,708 की क्लोजिंग चल रही है।
अब ये मान रहे हैं कि जिमनी जो 5 डोर प्राइसिंग इन्होंने डाली है ये थोड़ी सी इनके अनुमान से ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन इनका एस्टिमेट ये है कि हर महीने करीब 3 से 4 हज़ार यूनिट ये बेच पाएंगे। इसके चलते अभी भी बुलिश खरीदारी की राय दे रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है पेटीएम पर, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दे दी है और जो लक्ष्य है वो भी 780 से बढ़ाकर 855 कर दिया है। 727 की क्लोजिंग चल रही है और ये मान रहे कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो ऑपरेशनल लेवरेज का फायदा है, काफ़ी स्वीट स्पॉट पर है क्योंकि लिमिटेड कंपटीशन है और कैश काफ़ी ज़्यादा है। इसके चलते मान रहे कि बैलेंस शीट भी बढ़िया है, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन पीबी फिनटेक ये मान रहे कंपनी तो अच्छी है लेकिन ऑलरेडी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सबके सब भाव में प्राइस देना है। इसके चलते अब रेटिंग को कर दिया है डाउनग्रेड। अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 644 की कल की क्लोजिंग है, 600 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। साथ में अगर आप देखें तो बीपीसीएल यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 425 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो कुछ टॉप रिपोर्ट्स हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कल बड़ा एक्शन भी देखा था हमने, आज भी देखते हैं कैसे रिएक्ट करेंगे। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, एचपीसीएल पर भी रिपोर्ट आई है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 277 की क्लोजिंग है, करीब 250 रुपये का लक्ष्य दिया। वहीं आईओसी पर भी देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 91 की क्लोजिंग है, 111 का टारगेट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3050 रुपये का टारगेट दिया, 2716 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि सीक्वेंशली अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4% से बढ़कर पहली तिमाही में FY24 की में करीब 5% देखने को मिल सकती है। वहीं सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखें, 2900 रुपये के लक्ष्य के लिए। अच्छी रिपोर्ट आई है जोमेटो पर, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और मान रहे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। 74.5 की क्लोजिंग, 85 रुपये का टारगेट है। और अंत में दिव्यानी इंटरनेशनल, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मान रहे कि KFC, कोस्टा कॉफ़ी, यहाँ पर मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। खरीदारी की राय दी है, 181 की क्लोजिंग, 200 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, तो ये है वो सारे के सारे रिपोर्ट्स जिन पर आज बढ़ेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। करते हैं शुरुआत, स्वागत करते हैं सबका पिक ऑफ द डे के साथ। आजकल हर रोज बहुत ज्यादा काम करने का दावा करने वाले बंसल जी के साथ करते हैं शुरुआत। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर, क्वांटम कितना काम किया है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, कल काम तो कम करा है क्योंकि आज मैं और कुणाल जी मिलके ज्वाइंट पिक ऑफ द डे दे रहे हैं, बट अनिल जी आज काम पूरा कर रहा हूं। अनिल जी हाँ। आज सुबह सुबह अनिल जी आपका डायलॉग ऑफ द वीक जो था ना, वो अनिल जी बड़ा अच्छा लगा, दिल बन गया। कौन सा? कि भैया वो सिगरेट की डब्बी पे वार्निंग लिखी होती है अनिल जी, वो इतनी गंदी वाली होती है, उसकी हाँ। तस्वीर भी बनी होती है फेफड़ों की अनिल जी, लंग्स की। और कोई थोड़ा सा भी ग्रेसफुल आदमी हो ना अनिल जी, हाँ। परिवार से प्यार करता हो तो सिगरेट छोड़ दे अनिल जी। उसके बाद भी आपने बोला कि नूपुर बार बार आती है, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रही है। अनिल जी मतलब कि क्या रिसर्च थी, क्या डायलॉग था, मतलब कि अगर ये कोई मूवी होती तो डायलॉग अनिल जी हिट हो गया था, जिस तरीके से स्पॉन्टेनियसली आपके दिल से अनिल जी आवाज निकली थी। चलिए बढ़िया, आपको पसंद आ गया, धन्यवाद बंसल जी। बताएं सर, अब आज जो आपने कम काम किया उसका सबूत दे दें। अनिल जी अब असली बात बताएं तो अनिल जी काम ही नहीं करा अनिल जी। कल पिक ऑफ द डे कल हमने दिया था टाटा स्टील, तो कुणाल जी दबाव बना रहे थे, तो मैंने कहा कल सुबह ले लेंगे मिलके। हाँ। तो मैं तो अनिल जी कल 3:40 के बाद जो लैपटॉप बंद करा वो सुबह ही खोला है। अच्छा। पिक ऑफ द डे के लिए नहीं खोला अनिल जी, पिक ऑफ द डे तो कल ही फाइनल कर लिया था। कर्टसी थैंक यू टू कुणाल जी अनिल जी। और ये भी जो स्टॉक है ये है HDFC AMC, बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है काफी बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट है। हालांकि हम तो टारगेट्स आजकल के हिसाब से देंगे, बट दिस स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड्स 2400 प्लस लेवल्स की तरफ मार्च कर रहा है। गिरावट पे खरीदे और शॉर्ट टर्म के लिए फॉर लेवल्स ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी आपकी अनुमति हो तो बोलूं अनिल जी? मेरी क्या, ऑलरेडी आप मेरी अनुमति मांग रहे हैं। बंसल जी आपको ऑर्डर दे चुके हैं। ओवर टू कुणाल जी, ओवर एंड आउट। बोलिए सर। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय हमारी HDFC AMC पर है और इसमें अनिल जी लगातार एक अप ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। एक ब्रेकआउट कल के ट्रेड में देखने को मिला, तो HDFC AMC खरीद करके चलें। शॉर्ट टर्म के टारगेट है 2025, 2065 और स्टॉप लॉस रखना है 1940 पर। 1940 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है HDFC AMC। ओके, 1940 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी HDFC म्यूचुअल फंड या HDFC AMC पर।
2025-2065 दो टारगेट आपके लिए। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे मेटल सेक्टर का स्टॉक जिंदल स्टील को सिलेक्ट करना चाहिए। जीएसपीएल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। जीएसपीएल यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 525-530 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 515 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर इस मोमेंटम में 550 रुपए से लेके 560 रुपए तक का मूव जीएसपीएल यानी कि जिंदल स्टील के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो 515 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 550, 560 के टारगेट्स के लिए कि जेएसपीएल में करें खरीदारी। कल भी ये सारे मेटल स्टॉक्स और जेएसपीएल काफी एक्शन में रहे और पिक ऑफ द डे के तौर पर कुणाल जी राकेश जी दे ही चुके हैं। अच्छा, कुणाल जी राकेश जी याद आया, कुणाल जी ये बंसल जी का तो समझ में आया और बहुत ही मतलब जेन्युइन आदमी है। साफ साफ कह देते हैं, एकदम बोल देते काम कम किया नहीं किया और 3:30 बजे लैपटॉप बंद कर दिया, सुबह चालू किया। तो इनका तो पिक ऑफ द डे नहीं दिया तो समझ में आता। आपका कहाँ है? ये तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड तो इनका हो गया, आपका कहाँ है? अनिल जी देखिए, यही तो अनिल जी आप यही तो धोखा खा जाते हैं अनिल जी। आप कैसे? आप इन्हें जेन्युइन मान रहे हैं अनिल जी। देखिए असल में काम सारा मैंने ही किया है अनिल जी। ये जो पिक है एचडीएफसी एमसी, अनिल जी इसको खोज निकालने का पूरा अनिल जी पूरा श्रेय मुझे जाता है। बंसल जी ने मुझे पहले कह दिया था कि आज थोड़ी आराम पसंद करूंगा, काम थोड़ा कम करूंगा, आप करो, आप आगे बढ़ो, मैं साथ हूँ। क्या किस्मत वाले हैं बंसल जी। मुझे ऐसे दोस्त मिले ही आज तक जो सारा काम मेरा कर ले। हाँ, वही तो उनका मुझे करना पड़ता है उल्टा। कुणाल जी आप और मैं एक जैसे ही हैं सर, जाने दो, छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। सुमित जी की होगी। मेहुल जी आप बताइए पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी मेरी आज की पिक ऑफ द डे है वो भी एक मेटल सेक्टर से ही है, वो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ सकता है 8480 के ऊपर, तो यहाँ पर ही करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग की सलाह रहेगी। इसका स्टॉप लॉस अनिल जी रहेगा 83 का और अपसाइड टारगेट 8750 का रहेगा। 80-50 के टारगेट के लिए करें खरीदारी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ये राय आपके लिए मेहुल जी की तरफ से। आइए सेठी साहब का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात सेठी साहब, बताएं सर आज का आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी अपनी पिक ऑफ द डे देने से पहले आज के बाजार पे टेक है। बाजार आज एक इवेंटफुल डे है। एक तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, हालांकि मेरा ये मानना है कि वो अनचेंज स्टैंड होना चाहिए पिछली पॉलिसी के जैसे ही, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट जो ईसीएल पे उनके कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान रहेगा। बाकी कल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अनएक्सपेक्टेडली पिछली पॉलिसी में पॉज के बावजूद इस बार 0.25% से रेट हाइक करे हैं, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी F&O की एक्सपायरी है तो उसका भी एक असर रहेगा। बट अनिल जी जो असल एक्शन है वो मिड कैप स्मॉल कैप में है। कल हमने यूएस में भी देखा, रसल 2000 में 2% की तेजी हुई है, जबकि डाउ जोन्स और नैस्डैक वगैरह फ्लैट से बंद हुए हैं। बट चूंकि इस सेगमेंट में F&O पिक्स देता हूँ तो पिक तो F&O सेगमेंट से ही है। अनिल जी जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है, स्टॉक आज न्यूज में है, स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सी, जिसमें खरीदारी करनी है। कल 7693 पे बंद हुआ है, कैश मार्केट के लेवल्स है। मेरा आज का टारगेट है इसमें 7850, स्टॉप लॉस रखना है 7650। आज अभी थोड़ी देर पहले नुपुर बता भी रही थी कि इन्होंने इसरो के साथ एक पैक्ट किया है, उनके जो गगनयान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो एक बड़ा ट्रिगर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 7850। 8850 के टारगेट के लिए करें खरीदारी और मुझे लगता है उस लेवल के आसपास ही खुलेगा आज ये। क्योंकि अच्छा करार इन्होंने इसरो के साथ किया है। सेठी साहब बताएं सर, इसके अलावा और कौन कौन से शेयर आज आपके रडार पर पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक है। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो एक पावर सेक्टर का एनटीपीसी अच्छा लग रहा है, एनटीपीसी में खरीदारी करने की सलाह है। 177 पे बंद हुआ, 182 का टारगेट, 174 का स्टॉप लॉस। तीसरा मेरा एक पसंदीदा सेक्टर कैपिटल गुड्स, वहां से सीमेंस को पिक किया वापस आज, 3653 पे बंद हुआ है, 3725 का टारगेट, 3630 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक एक आईटी स्टॉक है टेक महिंद्रा, इसमें भी खबरें आई, एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाई है और बाकी कल टुवर्ड्स द क्लोज भी अच्छे मोमेंटम में था ये स्टॉक, तो इसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। 1120 के टारगेट के लिए, 1080 का स्टॉप लॉस। और फाइनली अनिल जी आपका पसंदीदा स्टॉक और पैनल में सभी का पसंदीदा स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी करने की सलाह है। कल 2958 पे बंद हुआ है, 3015 के टारगेट्स है, 2920 का स्टॉप लॉस है। कंपनी भी अच्छा कर रही है और इन्होंने कल काफ़ी अच्छी बातें करी है, अपने जो ईवी मॉडल्स को एग्रेसिवली लॉन्च करने जा रहे हैं इस साल में, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो हीरो मोटोकॉर्प में भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए
इस वक्त आती हुई। एक बार सीमेंस का स्टॉप लॉस 3630 है या 3600, जरा एक बार बताएं। 3630, ठीक है। तो मैं एक बार हमारे दर्शकों के लिए रख दूं, एनटीपीसी 177 के आसपास खरीदना है, 174 का स्टॉप लॉस, 182 का टारगेट। सीमेंस 3650 के आसपास ले रहा है, 3630 का स्टॉप लॉस होगा, 3725 के टारगेट। टेक महिंद्रा 1080 का स्टॉप लॉस होगा, 1120 के आसपास का टारगेट लेकर चले। और हीरो मोटोकॉर्प में 2985 के आसपास खरीदारी करनी है, 2920 का स्टॉप लॉस है। और सेठी साहब, हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ा मिसमैच हो रहा है मामला, जरा देखिए। 2958 अनिल जी, 2958 के कल के 2958 है, हाँ 2985 नहीं, 2958 बराबर, फिर ठीक है। 2958 का लेवल है जहाँ से 2920 का स्टॉप लॉस, 3015 के टारगेट है। 4 और बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से आपके लिए। बिल्कुल, तो चलिए कुछ बढ़िया पिक्स सेठी साहब की तरफ से। मोमेंटम वाले स्टॉक्स भी आपके रेडार पर आज रहेंगे ही। मोमेंटम हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ज़बरदस्त आते देखा है। HP, BP, IOC तीनों पर एक्शन था। और अब बात चल रही है, एक तो अंडर रिकवरी के प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है, और दूसरा अब यहाँ से थोड़े प्राइस कट्स आप पेट्रोल और डीजल में भी एक्सपेक्ट करें। सेठी साहब, एक बार ज़रा आपसे राय लेना चाहूँगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। कैसे देखना है इस खबर को? अब हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेट्रोल डीजल नीचे आए, और इनकी तरफ से भी अब अंडर रिकवरी जो आ रही थी सरकार की तरफ से, वो खत्म हो गई है। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, इस तिमाही में नतीजे बहुत ही तोड़फोड़ थे सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। इनको जो क्रूड बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है, खास करके रसिया से, तो उसका एक बड़ा फायदा। प्लस हमने क्रूड में गिरावट के बावजूद जो रिटेल मार्केट में डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में कोई कटौती नहीं देखी, बट अब वो होने जा रही है। तो जब कटौती जिस दिन होगी उस दिन तो एक नेगेटिव रिएक्शन डेफिनेटली रहेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इन तीनों स्टॉक्स को। और अगर एक पिक करना हो तो BPCL वुड बी प्रेफर्ड फ्रॉम अमंग द 3 स्टॉक्स। ओके, तो BPCL ज़्यादा पसंद आएगा सेठी साहब को, वरना नज़र रखिएगा इस काउंटर पर। कल हमें कॉल्स भी आती हुई देखी थी, सचिन जी को भी BPCL पसंद था। सुबह वागले साहब भी इसके बारे में बात कर रहे थे, सुमित जी के भी रेडार पर थे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपको डेफिनेटली अपने रेडार पर रखनी चाहिए। साथ ही अपस्ट्रीम कंपनीज पर भी रखिए नज़र, क्योंकि अब ये भी खबर आई है कि विंडफॉल टैक्स गेन दोबारा लगने की संभावना कम है। तो यहाँ पर भी आपको एक्शन दिख सकता है। टीटागढ़ वैगन्स, सुमित जी एक बार जरा इस पर नजर डालिए। हमारे भी रेडार पर रहा है, रेल स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में भी है। 10 जून को बोर्ड बैठक है, 2 दिन बाद, जहां पर ये प्रेफरेंशियल इशू, QIP, राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर विचार कर सकते हैं। चार्ट्स क्या कहती है सर टीटागढ़? दीपांशु, चार्ट्स तेजी के अंदर है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है। लास्ट 1 साल से इनफैक्ट स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। बीच में छोटे मोटे करेक्शन आते हैं कुछ दिनों के, और फिर वापस से बाइंग देखने को मिलती है। तो टीटागढ़ वैगन के अंदर अभी और ऊपर का मूव बनेगा। छोटा मोटा करेक्शन कोई भी 380 रुपए तक या 375 रुपए तक के लेवल तक आए तो उस डिप में खरीदारी करना है। 400 का लेवल टूटने के बाद 425 रुपए तक के लेवल टीटागढ़ वैगन में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। डिप में खरीदारी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टीटागढ़, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ सकता है काउंटर। आइए और भी स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा।